अस्सलाम वालेकुम वफ़द नज़रात में हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपने देखी होंगी। आज ख़ास तौर पे ये जो जलसा हुआ है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, वो भी आपने देखा कि कैसा ज़बरदस्त जलसा उन्होंने किया है। और फिर साथ-साथ उससे एक दिन पहले आपने खबर जो पढ़ी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामलात चल रहे हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से, जो रेफ़रेंस है, उसमें क्या फ़ैसला हो सकता है? उसमें उन्होंने यहाँ तक ये हालात क्यों पहुँचे हैं? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। फिर ये है कि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है कि पीटीआई को भी बाकी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके हवाले से आपको पता है कि डेडलाइन जो है वो बहुत करीब आ चुकी है। क्या सूरत हाल है? क्या इसका इम्पैक्ट बनेगा? इसका भी ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। इकबाल हैदर साहब जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि कराची में 15 साल से ज़्यादती हो रही है। अब पता नहीं किसके साथ ज़्यादती हो रही है और किसने की है, ये भी ज़रा चेक करेंगे। और फिर देखिए कि जमात इस्लामी का जो गज़ा के हवाले से मार्च था, उसकी तैयारियाँ जो हैं उसको उल्टा दिया गया है। यानी इससे तो भारत में जो है वहाँ पे मुज़ाहरे जो हैं उनकी इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों को मुसलमानों के लिए जो है वो मुज़ाहरे करने की इजाज़त नहीं है। अजीब बात है, क्या वक़्त आ गया। और फिर जो मैंने आपको बात कही थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी का जो मंशूर है, उस हवाले से भी मैं ज़रा पूछूँगा अपने सीनियर दोस्त जनाब से मरगूब साहब से कि ये मंशूर जो है वो कैसा है, मुमकिन है, नामुमकिन है? और फिर परवेज़ इलाही साहब का जो एक रिमांड हुआ है 2 रोज़ का, वो ख़ास तौर पे जो पंजाब असेंबली का जो भर्ती स्कैंडल है, उस हवाले से उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, ये स्कैंडल था क्या? और फिर आखिर में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि क्या इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं होंगे? इन तमाम उमूर का जायज़ा लेने के लिए और उनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब से। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, सोहेब कैसे भाई, हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है सोहेब भाई, नाइस टू सी यू अगेन। और सेम है। मेरा ख़्याल है कि ज़रा इस्तेहकाम पाकिस्तान चूँकि इस वक़्त हमें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, तो उसी से ज़रा बात का आगाज़ करते हैं कि ये जो जलसा हुआ है खानेवाल में, एक तो ये मुझे बताएँ कि खानेवाल की ज़रूरत कैसे महसूस हुई उनको कि खानेवाल इतना इम्पोर्टेंट हो गया एकदम कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने लॉन्च अपने आप को जो किया है, वो किया है खानेवाल से। व्हाय खानेवाल? वो मेरा ख़्याल है सर, एक तो जनूबी पंजाब को कवर करना चाह रहे हैं कि जैसे मुत्तहिदा महाज़ था वो ख़त्म हो गया। तो जो ख़ास लोग हैं हमारे जान-पहचान के, उनकी पूरी कोशिश होती है कि जनूबी पंजाब से कोई ऐसी फ़ोर्सेस खड़ी की जाएँ, जो पंजाब में डेंट डालें। और उनका ख़्याल था कि शायद पीटीआई जो है, वो जनूबी हाँ, पंजाब में इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, जिसके लिए उन्होंने एक महाज़ खड़ा किया और फिर उनके जो 13-14 जितने भी लोग थे, सारे के सारे उन्होंने इसी पार्टी में शामिल करा दिए। लेकिन इसमें अगर आप जायज़ा लें, तो जो आप इसको गौर से देखें, तो ख़ास तौर पर इस पे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चल रहा है कि एक आदमी है वो 6 तस्वीरों में मौजूद है। यानी ये जलसा कम से कम 6 तस्वीरें जोड़ के बनाया गया है। इत्तेहाद में बरकत है ना, तो 6 तस्वीरें जोड़ के एक जलसा बनाया गया है। तो अब ये तो मतलब इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कि इनको मैं फिर एक मैंने सायरा बानो का रेफरेंस दूँगा हाँ, कि पार्टी तो बना ली उन्होंने कचरे से, लोग बिजली बनाते हैं, हमने पार्टी बना ली और अब पार्टी को हुँ, झंडे भी मिल गए और झंडों को वर्कर की ज़रूरत है और वर्कर्स हुँ, को वोटर्स की ज़रूरत है, ये बहरहाल अपनी जगह कायम है। हुँ, अब सर इसमें इनका जो मैनिफेस्टो है जिसका आपने ज़िक्र किया, मैनिफेस्टो इनका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारों के मुआहदे से मुतसादम है। एक वो कैसे? रिलीफ एक बिजली के बिल में रिलीफ देना था जिस पे बहुत कोहराम मचा और हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये फरमाया कि मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मुआहदे में शामिल है। हाँ, अब ये कैसे देंगे? नंबर 1 300 यूनिट से नीचे उन्होंने कहा है कि हम बिजली फ्री देंगे। भई उनसे पूछो कहाँ से देंगे? किस बजट से देंगे? कैसे देंगे? ये चेक करना दें कौम को। दूसरा हुँ, उन्होंने कहा कि हम मिनिमम सैलरी 50,000 कर देंगे। ऐसा हाँ, मुआहदा सर मुस्लिम लीग नून ने पिछले मैनिफेस्टो में भी किया था कि हम मिनिमम सैलरी इतनी कर देंगे, फिर उन्होंने बाद में कहा कि हम तो 5 साल में करेंगे। इनसे हुँ, पूछें कि जो मिनिमम सैलरी ये 50,000 करेंगे, कितने बरस में करेंगे? 30 बरस में, 3 बरस में, 2 बरस में, अपने टाइम फ्रेम में। हुँ, तीसरा इन्होंने सर ये कहा कि हम पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडाइज़ रेट पर देंगे। भई कैसे देंगे जब पेट्रोलियम प्राइसेज़ की कीमत जो है फिक्स है, आईएमएफ के साथ हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और बढ़ा के हम उसको दो 250 प्लस पे ले गए हैं, जबकि इसी डॉलर की प्राइस में पेट्रोल 40-45 रुपए लीटर भी बिकता रहा है। इसी प्राइस में जब क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में मौजूदा हाँ, प्राइस पे थी, तो पेट्रोल पाकिस्तान में 45 रुपए लीटर था। तो अब अगर उस प्राइस पर हम पेट्रोल जो है वो सवा 200 232 रुपए पे दे रहे हैं, तो हम कौम को चकमे दे रहे हैं। अब सर मैं हुँ, आपके तवज्जो से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन से कि वो तमाम मैनिफेस्टोज़ का जायज़ा लें
और उनको बुला के जिनके मैनिफेस्टोज़ रियलिटी के मुनाफ़ी हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दें कि आप कौम को धोखा दे रहे हैं, आप कौम को हाँ, चक्कर दे रहे हैं। क्योंकि ये धोखाधड़ी में लोग आ जाते हैं, वो वोट डालते हैं, फिर बाद में तवक्को रखते हैं, फिर खुदकुशियाँ करते हैं। तो सर खुदकुशी। बिल्कुल इस पे बल्कि मैं आपसे अपील करूँगा कि इस पे आप और भी लोगों से बात करें कि ये धोखे हुँ, वाली मैनिफेस्टो है, ये क्यों लोग पेश करते हैं? इन लोगों हाँ। को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए फ्यूचर के इलेक्शन से। जी सर। सही है। ये आपने बड़ी बात की है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऐलानात किए हैं उससे तो ऐसे लगता है कि जैसे उनके आने के बाद दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहनी शुरू हो जाएँगी और अलीम खान साहब और तरीन साहब जो हैं वो उनके नज़दीक फिर ये है कि वो लोगों को चाँद पे भी लेके जाया करेंगे। इंडिया की तरह हम भी चाँद पे पहुँच जाएँगे और यही तरीका है चाँद पे पहुँचने का। एक चीज़ मुझे ज़रा बताएँ ये जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की ये जो जलसा आपने देखा भी है इसको पीटीवी ने भी नशर किया है। और इसको जो बाकी अखबारात हैं वो भी इसको ऑन कर रहे हैं। मैं अभी मुख्तलिफ अखबारात देख रहा था तो सबने कहा जी कि बड़ा पावरफुल शो था और कमाल कर दिया है इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी ने। तो ये जो सूरत-ए-हाल बन रही है, ये तो हमें काफ़ी जगहों पे बायस नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पे जो सरकारी हलके हैं उनमें बायस नज़र आ रहा है। तो ये फिर इसका मतलब है कि ये नून लीग की बी टीम होगी इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी? ये सर बी टीम जिनकी है, वो उन्हीं की बी टीम होगी। मतलब अच्छा। जिनकी बी टीम है, हाँ, ये उनकी बी हाँ, टीम है। और ये ठीक। एक्चुअली एक पॉलिटिकल फ़ोर्स होगी जो मतलब नून लीग को भी उसके जिसको कहते हैं ना औकात में रखेगी, दायरे में रखेगी। हुँ, जैसे पैट्रियट था, जैसे मतलब और भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनते रहे हैं, पीटीआई के अंदर भी बनते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ठीक। अंदर भी बनते रहे और नून लीग के अंदर भी बनते रहे हैं। तो ये बी टीम तो ख़ास एक बी टीम है उनकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इनको जो कवर किया है तमाम लोगों को, इस वक़्त वो तमाम लोग मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कवर हो रहे हैं और सरकारी और गैर सरकारी मीडिया पे कवर हो रहे हैं, जो एक मखसूस जमात के खिलाफ जा रहे हैं। इस हुँ, वक़्त मखसूस जमात के खिलाफ जाने वाले, जिसको पीटीआई कहते हैं, उसके खिलाफ जाने वाले पीटी हर जगह पे कवरेज पा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं बड़ी दयानतदारी के साथ कि इस वक़्त सारे मतलब सरकारी मीडिया, गैर सरकारी मीडिया एक पेज पर है और वो नहीं चाहता कि एक पार्टी इक़्तिदार में जिसका नाम हुँ, पीटीआई है, बल्कि उसको ठीक। कैंडिडेट भी ना मिले, उसको जलसा करने की ना हो इजाज़त। अब देखें ना सारी जमातें मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रही हैं। नून ने बहुत बड़ा हुँ, जलसा बड़े से मतलब बड़ी जगह पे कर लिया, बड़ा से मुराद हाँ, बड़ी जगह हाँ, पे। हुँ, और इसी तरह पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के जो इकबाल साहब है वो कराची में जलसा करना चाह रहे हैं। हुँ। अपना एमक्यूएम भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो ये जलसे सर जब सारे लोग कर रहे हैं तो वाई पीटीआई को क्यों इजाज़त पीटीआई नहीं है? हाँ, उसको नहीं है, सही बात। आईजी अच्छा जी, जी प्लीज़ गो अहेड आप कंप्लीट कर लें अपना आर्गुमेंट। मतलब आईजी पंजाब और अपना निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये मौक़िफ़ है कि हम क्रिमिनल्स को जलसा नहीं करने देंगे। हुँ, तो सर दुनिया का कौन-सा कानून ऐसा है जिसमें क्रिमिनल अदालत से क्रिमिनल करार पाए बगैर क्रिमिनल बन जाए? हाँ, हमारी आधी से ज़्यादा असेंबली पे मुकदमे थे, जिन पे मुकदमे थे वो केयरटेकर तो क्या मतलब वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए। मियाँ शहबाज शरीफ हुँ, साहब पे मुकदमे थे, हाँ, वीवीआईपी हाँ, प्रोटोकॉल के साथ दूसरे ज़मानती जिनको दी हुई थी ₹50 पे, वो तशरीफ़ ले आए, वो उनको भी गए, हाँ, एयरपोर्ट पर पूरा प्रोटोकॉल मिला। तो ये चीज़ें अगर तो हम ये चीज़ अज़्यूम करके चल रहे हैं कि मुजरिम जो है वो अदालती फैसले से पहले मुजरिम हो जाता है, तो फिर तो ठीक है। हाँ, ठीक, अगर हम ये ठीक है, मान के चल रहे हैं कि मुजरिम को अदालतें मुजरिम डिक्लेयर करती हैं, हाँ, तो फिर लिहाज़ करना चाहिए। करना पड़ेगा। अच्छा ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ बढ़ते हैं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस चल रहा है और उसमें हमने देखा है कि उनका कुछ बैकग्राउंड भी है, कुछ फैसले उन्होंने ऐसे किए, कुछ उनकी वजह से सुओ मोटो जो नोटिस था वो लिया गया 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से। इस सूरत-ए-हाल में क्या फैसला आपको नज़र आ रहा है? क्या मुमकिना फैसला हो सकता है इस पूरे के रेफरेंस के केस में? जी। सर हमारी अदालती तारीख़ का एक अलमिया जो है वो गुज़श्ता 16, 17, 18 महीनों से जन्म ले चुका हुआ है। 18 महीने पहले लिया और अब उसमें उसको तक़वियत मिल रही है, वो कम नहीं हो रहा। हुँ, अलमिया सर ये है कि जुडिशरी डिवाइडेड है। जुडिशरी का एक परसेप्शन बन चुका हुआ है। अवाम के सामने भी और जुडिशरी के अंदर से भी एक नज़र आ रहा है कि उनका परसेप्शन है। पैनल वो भी ख़ास जजों का बनाते रहे, अब भी ख़ास जजों के पैनल बन रहे हैं। हुँ, ये जो अभी 5 मेंबरी एक हुआ है, इसमें जो लोग थे वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक थे 2 हाई कोर्ट के जजेस और 3 सीनियर मोस्ट जजेस। उसमें ठीक। फैसला सर आया 3-2 का। अब जुडिशियल काउंसिल में इसकी चीज़ की इजाज़त है कि ये ओपन रेफरेंस में भी जा सकते हैं और बंद कमरे में भी कार्रवाई को कर सकते हैं। हुँ, अब हम ये देख रहे हैं कि वाय जो तारीख मसूद साहब को भेजा गया था जस्टिस साहब को, तो उन्होंने उन्होंने रिपोर्ट बंदियाल साहब के जाने के बाद क्यों पेश की? हाँ, पहले भी कर सकते थे। पहले मतलब भी कर पहले भी ये सकते चीज़ हाँ, हो सकती थी।
अब पेश करने से कुछ थोड़ी-सी, मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई फैसला क कानून से हट के किया होगा, कानून के मुताबिक ही किया हुँ, होगा, हम अज़्यूम कर लेते हुँ, हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इन्होंने अब फैसला किया तो इससे कुछ गलतफ़हमियाँ ला-मोहल्ला मेरे और बहुत से लोगों के दिमागों में पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे चीज़ों को हुँ, पैदा होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर जुडिशियल काउंसिल के रेफरेंसेस को देखें, तो पहला रेफरेंस गया था जस्टिस सफदर शाह के खिलाफ। अच्छा, जस्टिस सफदर शाह एक ऐसे जज थे जो भुट्टो का केस लड़ने में, मतलब लड़ने से मतलब उनका केस सुनने में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थे। और हुँ, नज़र आ रहा था कि वो भुट्टो को रिहा कर देंगे, उनका जो मतलब बरी कर देंगे उनके उस मुकदमे से, जो जस्टिस नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस का मामला था, उससे बरी कर देंगे। तो जब उनको नज़र आ रहा था तो उनके खिलाफ ये केस बनाया गया कि उनकी सर्टिफ़िकेट जो है मैट्रिक का वो जाली है। सर मैट्रिक के जाली सर्टिफ़िकेट के बेस पर उनको जो है वो एक जब रेफ़रेंस गया तो वो इत्तलात के मुताबिक पेशावर के रास्ते बैरून-ए-मुल्क चले गए और फिर वो ज ज कोर्ट में नहीं बैठे। उनका अभी तक सर कुछ पता नहीं कि वो बाहर गए, अंदर गए, कहाँ डेथ हुई। फिर सर बड़ा सीरियस मसला खड़ा हुआ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का। 13 जजों ने यूनानिमसली उनके हक में फैसला दे दिया कि ये तो ट्रायल ही नहीं हो सकता। फिर सर आया जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस। अभी उसका नहीं समझ आ रही कि उसका एंड क्या निकलेगा कि जी वो तो प्रेशर डाल रहा है कि मेरा भी मामले को खुली समाअत में मौका दिया जाए, मुझे भी सुनवाई का। हाँ, तो मैं हाँ, तो कहता हूँ कि उनका जो भी फैसला हुआ हुआ है उसको दो ट्रायल होना चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की ओपन कोर्ट में, क्योंकि वो ओपन कोर्ट को प्रेशराइज ओपन कोर्ट पे वो चाह रहे हैं कि ओपन कोर्ट बैठे। हाँ, इसी तरह ठीक, सर जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इस वक़्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनका भी आया। उन्होंने तो साफ कह दिया था जिसके बाद आया था कि जजेस को हम उनके मालियाती उमूर के बारे में उनकी फैमिलीज़ को पूछ नहीं सकते और जो हाँ, एफबीआर को भेजा जाए तो पूछ नहीं सकते। अब जो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपनी वज़ाहत पेश की है, मेरा ख़्याल ये था कि ये जो 5 रुकनी जजेस बैठे हैं, ये बजाए इसके कि उस पे ट्रायल करते, जैसे हुँ, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के मामले में हुआ कि उन्होंने एफबीआर से रिपोर्ट माँग ली। हाँ, अगर हाँ, ये एफबीआर से या कोई और कहीं और से रिपोर्ट माँग लेते, कैंटोनमेंट में उनके प्लॉट शो हो रहे हैं बकौल कंप्लेनेंट के, तो उनसे रिपोर्ट माँग लेते कैंटोनमेंट से कि भाई ये किसके नाम है? क्योंकि उन्होंने तो कहा हुँ, मैंने कभी ये ना परचेज़ की है ना मैं गया, एक रेंट पे मैंने लिया था और वो मैंने रेंट छोड़ दिया। औकाफ की एक ज़मीन पे उनके बेटों के दफ्तर का एक मामला इसमें ज़ेर बहस है। हाँ, सर औकाफ में इतना बड़ा फ्रॉड है, अगर चीफ जस्टिस साहब इसको करना चाहें, तो इस चीज़ को देखें, बजाए इसके कि इन्फरादी मामलात को देखें, वो ये चीज़ देखी जाए कि औकाफ के किराए इस वक़्त क्या है। मैं मिसाल दूँगा, एक बहुत बड़ा शोरूम है लाहौर में, बहुत बड़ा शोरूम है जिसकी योमिया आमदनी जो है वो लाखों में होगी, बल्कि टेन्स ऑफ मिलियंस में होगी, करोड़ों में होगी। हुँ, वो हुँ, कितना रेंट दे रहा है? 5,000 6,000 महाना। तो ओह सर हो! मतलूका वफाकी औकाफ जो है ये बना है गरीबों के लिए, तो ये गरीबों को सपोर्ट करे, जो इमिग्रेंट्स थे, मुहाजिरीन थे इंडिया से पाकिस्तान में, उनको हाँ, सपोर्ट करे। जिस सेठों को, मगरमच्छों को, लोकल्स को सपोर्ट कर रहा है। अब एक मॉडल टाउन में मेरी जनरल इकबाल साहब जो साबिक चेयरमैन वापडा थे, जब वो हाँ, बने मुक्तुरगा इमलाक के चेयरमैन, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया इस बारे में ब्रीफ की, उनका कहना था उस वक़्त वो जो मेडिकल स्टोर था वो 3,500 रुपए महाना दे रहा था। तो ओह! उनका ये ख़्याल था कि मीडिया में उनके खिलाफ कोई कैंपेन शुरू हुई, तो वो ये समझे कि शायद मैं भी इस कैंपेन में हुँ, मुलविस हूँ। तो मुझे अच्छा, उन्होंने इनवाइट किया चाय पे कि जी आप तशरीफ़ लाएँ, चाय पिए। मैंने उनके साथ चाय-वाय पी और हुँ, फिर उन्होंने मुझे ये ब्रीफिंग दी कि मॉडल टाउन का एक स्कूल है जो उस वक़्त एलीट स्कूलों में शुमार होता था, उसका जो रेंट है वो 6-7 हज़ार रुपए महाना है, जिसकी फ़ीस एक बच्चे के से वो पूरा निकल जाता है। तो ओह! उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमने इस स्कूल को कहा कि आप स्कूल की फ़ीसों को नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे कर दें, मैं आपका रेंट ही माफ़ कर देता हूँ। हुँ, अगर मतलब इस तरह के मतरूका इमलाक को किया जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कानून के मुताबिक ये चीज़ ली है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मतरूका इमलाक की अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो मेरे इल्म में है। उसको हाँ, वो ठीक, बगैर ठीक, हाँ, वो बगैर किसी, क्योंकि मैं एक रहा हूँ, मेरे वालिद साहब 47 में एक खाली प्लॉट में इनके आए थे, तो हुँ, हम उसका बाकायदा रेंट उस वक़्त भी दे रहे थे, बाद में भी दिया। तो जब प्लॉट बंदा छोड़ता है तो उसके सारे लोगों से वो एक जिनको कहते हैं ना एफिडेविट टाइप लेते हैं कि हाँ, मैं ये क्यों छोड़ हाँ, रहा हूँ, और जिसको हाँ, अलॉट करते हैं उसका भी लेते हैं कि मैं इसको दे रहा हूँ तो आपको इतराज़ तो नहीं होगा। क्यों? हाँ, तो मैं ये ठीक, तो अज़्यूम करता हूँ कि पूरा लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ होगा, लेकिन बहरहाल अगर इस पे एक खत डाल देता है ये जो 5 रुकनी बेंच था,
औकाफ को कि भाई इसका प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है कि नहीं, तो ये हमें बेहतर बताया एक जाए। रास्ता था हुँ, कि जज जुडिशरी जो है, वो इस एक और उससे बच जाती है कि शायद कोई डिवीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है। हो सकता है ठीक, डिवीज़न की वजह ठीक, से ना हो, लेकिन ठीक है, ऐसा ठीक है। इंप्रेशन बहरहाल पूरे पाकिस्तान में है और ये वर्ल्ड वाइड है। और इसी तो तरीके से तो इसमें जैसे मुमकिना फैसला क्या हो इस्लामाबाद हाई सकता है? कोर्ट है। जी सर, मुमकिना फैसला सॉरी क्या सर। हो सकता है इसमें? मुमकिन फ़ैसला अगर तो हम जाते हैं ना मज़ाहिर नकवी साहब के उस पे जो इस वक़्त सामने आ रहा है, तो इनको हुँ, एक्चुअली इन तमाम इल्ज़ामात से बरी होना चाहिए। हुँ, मैं फिर ये कहूँगा कि इनको तमाम इल्ज़ामात से बरी होना चाहिए जो क्योंकि मैं अलॉटमेंट के प्रोसीजर को मैंने इनकी थोड़ा-सा जो 1-2 इल्ज़ामात लगे हुए थे, जब लगे थे कोई 4-6 हुँ, महीने पहले तो इनको मैंने चेक किया था। ये इनके प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं थी। जो इनको फंडिंग इनको कहा गया कि इनकी बेटी की फंडिंग बाहर में जो मतलब फ़ीसें गईं वो हुँ, किसी और ने पे की, वो इनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई। अच्छा, अब ट्रांसफ़र फ़ीस जो है ना, वो सर एक बड़ा टिपिकल मसला है। हुँ, मसलन जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वो मसलन राना इकराम रब्बानी साहब ने मुझे बताया कि उनके किसी अज़ीज़ के पैसे थे, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका नाम जो है वो उन 12, 13, 14 नामों में था जो हाइजैकर्स के नामों में शामिल थे। अब इसी तरीके से जब चीज़ें आ जाती हैं ना कि जो नाम मुख़्तलिफ़ इदारों में बैन हों, जिनका वो खाता खोल दें, तो लोग फिर दूसरे नाम ढूँढना शुरू कर देते हैं कि कोई ऐसा हुँ, नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो या हाँ, जिनका डॉलर अकाउंट हो। अब मसलन मैंने अपने बच्चे की फ़ीस जमा कराई, तो मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मेहरबानी की उन्होंने उन्होंने भेज दिया। उनको उस पे फ़ी डॉलर ₹12 का नुकसान भी हुआ, हुँ, हुँ, जो उन्होंने मुझसे नहीं लिया। मुझे उन्होंने बताया कि मैं चूँकि हुँ, मार्केट रेट और ट्रांसफ़र रेट था, तो मैंने तो मार्केट रेट दिया। तो उनको हुँ, अब कल को कोई मुझे कहे कि तुम्हारे बच्चे की फ़ीस फलाने आदमी ने दी, तो भाई मैंने उसको कैश पेमेंट कर दी। मैंने उसको हाँ, पेमेंट कर दी, उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो फ़ीसों का ट्रांसफ़र जो है वो बाज़ औक़ात नामों पे बड़ा डिपेंड करता है कि बाहर जो आदमी बच्चा पढ़ रहा है, उसका क्या नाम है। और आया हाँ, कि जो आदमी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका अपने नाम पे अकाउंट है या नहीं है। तो ये ब्लंडर्स जब होते हैं, तो ये आगे जाके हियरिंग में बिल्कुल बुरे तरीके से पिट जाते हैं। इसलिए ये हियरिंग में इस हियरिंग में पिटेंगे कि नहीं, वो हम तो 2-3 वो केसों में पहले देख चुके हैं। इसलिए ठीक है, फैसला ठीक जो है। आना है, वो देखें जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला है, जिसमें ज़मानत के फैसले में उन्होंने एक्चुअल फैसला लिख दिया है। हाँ, बिल्कुल, ज़मानत के बिल्कुल, फैसले में उन्होंने एक्चुअल फैसला लिख दिया है, जो ज़मानत के फैसले के आज तक हुँ, पाकिस्तान के किसी केसों में मैंने नहीं ऐसे पढ़ा, कभी नहीं हो हुआ। सकता है हाँ, किसी ने हाँ, हाँ, कहीं लिख दिया हो कि ये क्राइम इसने तो ज़मानत तो एक ऐसे ही होती है कि इतना अरसा रखा गया, इसको इससे बरामद कुछ नहीं करना, ये कि हाँ, भाग नहीं रहा तो इसको इमारत कर कबूल दें, की जाती ज़मानत है। देते हुँ, हैं। तो ठीक, उसमें ठीक, उस फैसले में इन्होंने सारा क्राइम एस्टेब्लिश कर दिया है जो कि प्रेशर पड़ हुँ, गया है लोअर कोर्ट पर और वो लोअर अब कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन से भाग नहीं सकते। मतलब उनको भी बाँध हुँ, दिया गया है जैसे जस्टिस दिलावर साहब जो थे उन्होंने किया। तो अब इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इनको हो जाएगी। गड़बड़ होगी। हुँ, जी, कुछ गड़बड़ हो हो जाएगी, जाएगी। लेकिन जी होनी हाँ। चाहिए। अच्छा, आप ज़रा अच्छा थोड़ा-सा ज़रा सर, बात कर लेते हैं जी। जी, जी। एक बात और सर, वो ये कि अब फुल कोर्ट जब बैठ के इनको ट्रायल करेगा, तो वो जो इन्होंने एक एक्ट साबिक़ा हुकूमत ने पास किया है जिसमें था कि सेकंड थॉट या सेकंड अपील। हुँ, अब जब फुल कोर्ट बैठेगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आइन के मुताबिक पूरी की पूरी जजों पे कोर्ट पे मुश्तमिल होती है, वो जब पूरी बैठेगी तो इसके खिलाफ जो अपील करनी होगी जज साहब ने वो किस फोरम पे जाके करेंगे? ये ठीक है भी ना? क्वेश्चन है। वो किस फोरम पे? हाँ, तो जब हम जो एक्ट नाफिज़ किया है उस एक्ट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उससे मावरा क्यों है? हुँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो एक्ट नाफिज़ हुआ है, जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो इस सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक इसमें वज़ाहत कर दे कि ये जो हमारा फैसला है, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे भी नाफिज़ होगा, ताकि वहाँ भी हाँ, एक अपील का राइट मिले आदमी को अपील और हाँ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की हियरिंग जो है, वो बजाय इसके कि फुल कोर्ट करे, वो उसकी डिवीज़न मज़ीद कुछ रिफ़ाइन कर दी जाए, छोटी कर दी जाए, ताकि हुँ, फुल कोर्ट में जाके वो मज़ीद अपील हो उसको सके अपील हो सके। सेकंड तो आप थॉट मिल बेसिकली ये सके। कह रहे हैं कि बरी होना चाहिए लेकिन बरी होंगे नहीं। हुँ, जो ठीक गिवन है। सिनेरियो है, वो हुँ, तो एक यही ख़ास लग रहा है। पैटर्न को इंडिकेट कर ठीक, रहा है। ठीक, ठीक। अच्छा, आप ज़रा अफ़गान इश्यू पे आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो लोगों को एक डेडलाइन दी गई है 1 नवंबर की, वो करीब आया चाहती है। अब इस सूरत-हाल में अब क्या होगा? क्या वाक़ईतन हम लोग बहुत सीरियस हैं कि इन तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े सालों से रह रहे हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको पाकिस्तान से निकालना है, उनको धकेलना है अफ़गानिस्तान की तरफ। तो क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है? और अगर ये पॉसिबल है, तो इसकी फिर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर भी? देखिए, जब इरादे बनते हैं, तो रास्ते भी निकल आते हैं, अंग्रेज़ों ने कहा है ये ऐसा।
तो अब सिचुएशन ये है कि अगर इरादे हैं इनके तो रास्ते भी बन जाएँगे। 45 लाख अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आया जब अफ़गानिस्तान पर रशियन हमला हुआ। इन 40-50 लाख अफ़गानियों ने आके हमारी पूरी मईशत पे कब्ज़ा कर लिया। अगर आप बंद रोड देखें तो सारी बंद रोड का जो बिज़नेस है, इसके अलावा जो उनकी रिहायशी इलाके हैं वो सारे इनके उसमें हैं। अच्छा, यहाँ प्लाज़े के प्लाज़े जो हैं, अगर आप गुलबर्ग में जाएँ तो बहुत से प्लाज़े जो हैं वो इनके पूरे के पूरे जो हैं वो इन्होंने ले लिए हुए हैं। कारोबार सारा का सारा मसलन ट्रांसपोर्ट है, इनके पास है। तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए। हमारी जो इस वक़्त मतलब हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि नहीं होना, आप जाएँ, लीगल पासपोर्ट ले और आ जाएँ, दुनिया से करती है और निकालने पे सारी दुनिया बज़ीद है कि हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। आप कनाडा में हैं, आपको बेहतर पता होगा कि यूके ने जारी किया कि ब्लॉक दी पोर्ट्स के जो कश्तियों में लोग समुद्र गैर कानूनी तौर पे हमारे घर में घुस रहे हैं, उनको अफ्रीकी मुल्क में डंप कर दो। और हाँ, उन्होंने अफ्रीका को पैसे दिए, ह्यूमन राइट्स का इश्यू डेवलप हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया। उनकी जो होम मिनिस्टर हैं खातून, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने पैसे दे के जाए आप कोई इमिग्रेंट इल्लीगल हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा। तो हमारा अलमिया ये है कि हमने ना सिर्फ दाखिल किया बल्कि उनको शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी जारी किए। आप देखें ना कि जो एक टेररिस्ट मारा गया था ईरान से आते हुए ड्रोन अटैक हाँ, में, तो उसके कब्ज़े से जी, जी। पाकिस्तान का पासपोर्ट निकला था। हुँ, मैं हुँ, पासपोर्ट बनवाने गया तो मुझे वो पासपोर्ट वालों ने बताया कि एक लाइन-शेम किस्म का अफ्रीकी आया, 6 हुँ, फुट 2 इंच। तो हुँ, उसने पासपोर्ट बनवाना चाहा। हमने कहा जी आप तो पाकिस्तानी लगते ही नहीं है, आप कहाँ से पाकिस्तानी है? शनाख्ती कार्ड उसके पास हमारा था, एड्रेस उसके पास हमारा था। तो हुँ, वो हाई कोर्ट पे चला गया। उसने अपील कर दी कि जी देखें मैं तो पाकिस्तानी शहरी हूँ। अब हुँ, इस किस्म के इश्यूज़ डेवलप हुए शनाख्ती कार्ड के इजरा से। मुझे हाँ, नादरा के लोगों ने बताया कि एक अफ़गानी आता है, गन टेबल पे रखता है, तो मुझे आप बताएँ कि जो 12, 15, 20 हज़ार रुपए पे एक बच्चा या बच्ची काम कर रही है, उसमें हाँ, उसने जान तो नहीं देनी अपनी नादरा के एक गलत शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज ना करने के लिए। हुँ, हुँ, लेकिन इसमें ड्रॉबैक उस वक़्त आया जब एक फ़र्ज़ करें कि जी एक किसी आदमी ने ऑपरेटर ने कहीं पे भी किसी शनाख्ती कार्ड को गलत फ़ीड किया, तो डायरेक्टर जो हैं मतलब ये सारा सिस्टम चेक हो रहा है कहीं पे और वो हाँ, एक्सेस देते हैं। अगर कोई एकदम एक चीज़ ऐसी आ गई है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पाकिस्तान में, मसलन जब किसी अफ़गान ने अपना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए कोई डाटा फ़ीड किया, तो इस हुँ, डाटे उसका को फैमिली परमिट ट्री नहीं कौन होगा। करेगा? हुँ, हाँ, परमिट करेगा डायरेक्टर इस्लामाबाद में डीजी कोई लेवल का आदमी है। हुँ, डायरेक्टर नहीं ठीक। सॉरी डीजी लेवल का आदमी, डीजी इस्लामाबाद में काफ़ी सारे हैं। ये ना हुँ, समझे कि कोई 1-2 डीजी होंगे, काफ़ी डीजी का एतबार बता रहा है नाज़रा में। हुँ, तो वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब डाटा ऑपरेटर ने पेशावर से या मालाकंड से या किसी भी एजेंसी से डाटा गलत फ़ीड किया, तो उसको पूरी एक्सेस मिली नाज़रा के अंदर ऊपर तक। हुँ, अब नादरा में अगर कोई चेंज आई है, तो नादरा को चाहिए कि वो सारे शनाख्ती कार्डों को ब्लॉक करे जो 75 के बाद या 79 के बाद जब अफ़गान वॉर हुई थी, तो या वॉर में लोग आना शुरू हुए थे, तो इनके नादरा के शनाख्ती कार्डों के ज़रिए से इनको ब्लॉक करके इनको ट्रेस हुँ, करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो बिज़नेस इन लोगों ने किया हुआ है, वो ये लीगली करें, वहाँ जाएँ, पासपोर्ट लेके आएँ, पैसा लाएँ। हुँ, अभी तो सर हो ये रहा है ना कि ये इल्लीगल मनी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। अफ़गान करेंसी जो है वो पाकिस्तान के आपको सुनकर हैरान होगा कि ₹1.25 पाकिस्तान का देंगे तो ₹1 अफ़गानिस्तान का मिलेगा। हुँ, और ये अच्छा। सारा असर इसलिए हुआ कि वो हमारे पैसे पे अब देखिए ना एक लॉ है, बड़ा चल रहा है कि इस लॉ को फौरी तौर पे अमेंड किया जाए, इस कैबिनेट में वो चीज़ आई हुई है। हुँ, अब कैबिनेट में ये चीज़ ज़ेर बहस आई कि हम अफ़गानिस्तान से जो ट्रेड करते हैं, उसकी पेमेंट अफ़गानिस्तान हमें अपनी लोकल हमारी लोकल अपनी करेंसी करेंसी में में। करता है कि हुँ, अपनी हुँ, करेंसी में करता है। हमें उसकी हुँ, करेंसी का क्या लेना-देना है और हमने अपनी करेंसी का क्या लेना है? अगर हाँ, हमारी करेंसी अफ़गानिस्तान में यूज़ हो रही है तो करें, हमें क्यों दे रहे हैं? या हुँ, जिस तरीके से की गई है लीगल तरीके से तो नहीं गई होगी। तो अब क्योंकि कहीं इंडिकेट नहीं हो रही किसी सिस्टम में, तो हुँ, अब एक लॉ ये अमेंड होना चाहिए कि ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ डॉलर्स में होगी, वो पाकिस्तान से जो चीज़ मँगवाना चाहते हैं, वो डॉलर में मँगवाएँ ताकि वहाँ से भी डॉलर निकल के हमारे पास अभी हमारे हुँ। पास से डॉलर निकल के जा रहा है और अफ़गान करेंसी पाकिस्तान में घुस रही है। तो ये इसका एक और पहलू है और ये लेकिन इसमें लोग जो इसमें हैं ये भी कोई तो एक पहलू है ना इसमें इसमें भाई 80,000 कि हमने पहले हमने ये सब कुछ होने दिया है ना, हमारी नाक हाँ, के नीचे ये सब कुछ हुआ है ना, हमने होने दिया और सालों से होने दिया है। अब उनको यहाँ पे बिठाया, उनको लाया गया, उनको पासपोर्ट दिए गए, उनके आईडी कार्ड्स बनाए गए, सब कुछ होता रहा हमारे हमारे इदारों के ज़रिए होता रहा और उनके यहाँ जब ये सब कुछ हो गया, तो फिर अब हमें ख़्याल आया, अचानक हम जागे हैं और अब उनको जनाब हम निकाल रहे हैं बच्चों समेत, तो ये भी तो एक ज़्यादती है ना। हाँ, ये देखें इसमें ह्यूमन राइट्स का इश्यू एक डेवलप होगा कि ये ज़्यादती है या क्या है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि बेसिस कहाँ से शुरू हुई? हर मुल्क की अदालत ये कहती है कि अगर बेस जाली है, तो सारा काम जाली है, चाहे आगे जो कुछ भी हो जाए।
मेरा इसमें परसेप्शन पर्सनल ये है कि सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी, इस वक़्त सिक्योरिटी जो है वो फाइनेंस से जुड़ी हुई है। देखिए, हुँ, अगर हमारे वसाइल मजबूत नहीं होंगे तो आईएमएफ लोन नहीं देगा, अगर हमारे वसाइल मजबूत नहीं होंगे तो हमें आईएमएफ के मुतालबे पे बिजली महँगी करनी पड़ेगी, पेट्रोल महँगा करना पड़ेगा, तो ये सलामती का भी एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। इश्यू बन जाता और है, हमारे ठीक। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, पैसा सारा जो है वो अगवानियों के कंट्रोल में है। बहुत सा बिज़नेस देखें, आप हुँ, गुलबर्ग में जाएँ, हुँ। बहुत से मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कॉम्प्लेक्सेस के, जब आप होम नहीं, इकोनॉमिक्स ओरेगा कॉलेज को ओरेगा क्रॉस को देख करें। लें ना, ओरेगा सेंटर हाँ, दोनों देख लें आप। वही मैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज कह रहा हूँ ना, कि उसके सामने दाएँ तरफ से आप हाँ, निकलेंगे हाँ। तो सारा वहाँ से आप आगे तक चले जाएँ तो सारा आपको वही बिज़नेस हाँ, नज़र आएगा। एक हुँ, वहाँ पे टॉवर बना हुआ है इसी एरिया में, तो उसके एक मालिक जो हैं, उनसे तो मेरा नहीं, लेकिन मालिक के बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे मेरा राब्ता था, वो पंजाब बैंक के सीनियर जनरल मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये प्लाज़ा बन रहा था, तो इसके मालिक के पास अफ़गानी गए। उन्होंने हुँ, कहा कि इस पर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? उन्होंने कहा 67 करोड़ रुपया। तो उन्होंने हुँ, कहा कि 67 करोड़ रुपया हम आपको दे देते हैं। अच्छा। आप हमें नीचे के 2 फ्लोर दे दें, सारा प्लाज़ा हम बनवा देते हैं। तो उन्होंने हुँ, कहा कि मेरी अपनी इंडस्ट्री है, मैं ये बड़ा पैशन के साथ बनाना चाह रहा हूँ और बड़ा स्पेशियस बनाना चाह रहा हूँ और बहुत अच्छा बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे इस पे आपके साथ नहीं चाहिए। अच्छा, हुँ, अब उसके बाद उन्होंने 12 बुकिंग करा के पैसे लेके नीचे के 2 फ्लोर ले लिए। उसके बाद उन्होंने हुँ, इंटरनल डिवीज़न शुरू कर दी और उस प्लाज़े हुँ, का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब ऐसा सर यहाँ पे एक मार्केट नहीं है, आप बहुत सी मार्केटों में जाएँ, बहुत सारी बल्कि हुँ, मुझे तो लोगों ने कहा कि अगर आप चाइना जाएँगे, तो चाइना की जो पाकिस्तान से हुँ, एडजेसेंट एरिया एडजॉइनिंग एरिया है, वो लगेगा कि पेशावर आ गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा हुँ, पठान चाइना में है। तो हम नहीं हुँ, कह रहे, देखें, पठान बिज़नेस में बहुत तेज़ बहुत हैं, अच्छे हैं। मतलब हुँ, बिज़नेस माइंडेड हैं, उनको करना भी चाहिए और हमें सपोर्ट भी करें, हमारी भी इकोनॉमी बेहतर होगी, अगर लेकिन सारा हमारे काम लीगल हो। हाँ, लीगल हो अगर और सारा काम लीगल हो। डॉक्यूमेंटेड हो। हाँ, अब लीगल हो और अगर डॉक्यूमेंटेड भी हो। सालमी, देखो, सालमी में बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान साल में हुँ, सेल हो रहा है, हुँ, लेकिन हुँ, टैक्सेशन उसमें इतनी नहीं है क्योंकि सारा सामान इल्लीगल आ रहा है। अब मैंने एक हुँ, टायर लेना था, मेरे दोस्त ने ट्रैक्टर के, तो लाहौर चेंबर के एक सदर थे, मेरे बड़े मेहरबान थे, मैं उनको मिला, मैंने कहा जो आपको कॉस्ट आ रही है उसमें इसको टायर दे दें, ट्रैक्टर के 4 टायर। उन्होंने हुँ, बताया कॉस्ट प्राइस ₹1,18,000। उनकी डेथ हो हुँ, गई जो सदर चेंबर से जो इम्पोर्ट करते टायर। तो मार्केट में लोगों ने बताया, उन्होंने मुझे बताया कि यार आपके जो दोस्त हैं वो तो ₹8,000 महँगा दे रहे हैं। मैंने उनको कहा अच्छा। कि मार्केट में कितने का है? कहते हैं उनको हुँ, मार्केट में 18,000 की बजाय 8,000 का मिल रहा है, 1,08,000 का। हुँ, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर जी, मैंने तो आपको कहा था कोई मेहरबानी करें, तो आपने तो 8,000 ज़्यादा उल्टा माँग ज़्यादा लिए, माँगा। 10,000। हाँ, हाँ, तो हुँ, और ये वो कह रहे थे कि मेरी कॉस्ट प्राइस आ रही है, मैं भी प्रॉफिट नहीं ले रहा। ज़ाहिर है प्राइस इससे 10-5,000 ऊपर ही हुँ, होगी। हुँ, अब उन्होंने ये बताया कि मैं तो लीगली इम्पोर्ट कर रहा हूँ, वो तो टायर यहाँ स्मगल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से। अब समझ गया। यहाँ सर फैसल टाउन में एक बहुत बड़ी शॉप है, बहुत ही बड़ी शॉप है, मैंने भी उससे टायर डलवाए अपनी गाड़ी हुँ, में एक। तो वो अफ़गानिस्तान के साथ टायर स्मगल करते हैं, उन्होंने मुझे वो टायर गाड़ी में लगवा के दिए जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट ही नहीं होते थे उस ज़माने में। तो हुँ। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है सर? ये तो एक एक इकोनॉमी पैरेलल को, पैरेलल पैरेलल इकोनॉमी जो है वो उन्होंने क्रिएट की भी है। तो ठीक है। ये चीज़ लीगलाइज़ हो जाएगी, लोग पासपोर्ट पे हुँ, होंगे, तो फिर उनकी मनी भी लीगलाइज़ हो जाएगी। हाँ, जब ठीक मनी ठीक लीगलाइज़ चलें। होगी, तो फिर हमारी इकोनॉमी ठीक होगी, वैसे मेक हमारी सेंस इकोनॉमी ठीक मेक नहीं सेंस। होगी। हमारे पास जी। टाइम बहुत कम रह गया है। मैं मुख्तसरन चाहूँगा, एक तो ये है कि मुझे ज़रा बताएँ कि जमात इस्लामी का गज़ा जो मार्च उल्टाया गया है, आज वहाँ पे उन्होंने करना है पूरे का पूरा ऐलान कर चुके हैं सिराजुल हक साहब। क्या होने जा रहा है? अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए एहतजाज करना भी मना कर दिया गया है जी। सर लंदन इस में हो वक़्त, सकते हैं, न्यूयॉर्क में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं मुज़ाहरे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, दिल्ली में तो ख़ैर नहीं हो रहा है, ये तो आप जज़्बात में कह गए हैं। वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, हमारा सारा हाल है वहाँ पे। लेकिन अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं। अभी जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया में यहूदी हैं और किसी एसोसिएशन के सदर भी हैं, उनका मैं आज ही एक डेमोक्रेसी के नाम से एक ये चैनल है बड़ा यूट्यूब पे, उसमें उनका इंटरव्यू चल रहा है कोई 10-15 मिनट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जेनोसाइड है, ये जेनोसाइड है, ये मुकम्मल जेनोसाइड है। और इस पर हाँ, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। तो ये चैनल्स अमेरिका में इधर-उधर बहुत चल रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स पे, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ बैन लगा हुआ है कि तुम निकलोगे तो अंदर हो जाओगे। तो ये बिल्कुल गलत है, पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। कल को बिल्कुल कहेंगे नहीं। कि जी कश्मीर पे कोई निकलेगा तो उसको भी पकड़ लेंगे, तो ये बड़ी खतरनाक हाँ, सूरत चलिए हाल ठीक है।
वो करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो है फटाफट ज़रा हम उस पे भी ज़रा डिस्कस कर लें और आपका मैं उस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ख़ास तौर पे ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लग रहा है कि कुछ उनका दिल जो है वो बदला है पीटीआई के हवाले से। वो कह रहे हैं कि जी तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए इंक्लूडिंग पीटीआई। तो ये क्या चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुई है जी? जी हाँ, बिल्कुल, उनको ये समझ आ गई है कि पीटीआई के बगैर अगर इलेक्शन हुए, तो वो हुँ, इलेक्शन बिल्कुल बेमानी होंगे और कोई नहीं मानेगा। उनको भी पता है। दूसरा उनको हुँ, ये भी पता है कि सिंध की सारी एस्टेब्लिशमेंट जो इन्होंने इलेक्शन कराने हैं, वो गुज़श्ता मतलब 50 सालों में जब से पीपल्स पार्टी वहाँ पे 77 से हुकूमत में है, थोड़े से अरसे के अलावा, तो वो सारी एस्टेब्लिशमेंट उसकी है, वो सिंध को मैनेज कर लेगी। आपने पिछले 3-4 हुँ, इलेक्शन में देखा भी कि उन्होंने सिंध में इलेक्शन को मैनेज हाँ, किया। हुँ, उनको पता है कि अगर पीटीआई आई और इंडिपेंडेंटली आई तो वो इफ़ेक्ट करेगी नून को और उसका फ़ायदा हुँ, उनको होगा, तो वो हुँ, इनडायरेक्टली चाह रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो। अच्छा, नून भी चाह रही है कि सबको हिस्सा मिले, लेकिन नून बीच में एक तड़का लगा देती है टेररिज़्म का, कि जो टेररिज़्म जमातें हुँ, दहशतगर्दी में हैं जी, उनको ना हिस्सा लें, जैसे दानियाल हुँ, अज़ीज़ का भी बयान है, कुछ और लोगों के भी स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन इन हुँ, सारी स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा जो ग्लेयरिंग स्टेटमेंट है, वो शायद खाकान अब्बासी की है, जिस पे हाँ, लोगों को गौर करना चाहिए कि अगर किसी मेन स्ट्रीम पार्टी को हटाएँगे तो इलेक्शन चाहे कोई भी जीते, उसकी रिट खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने। लेकिन क्या वाक़ईतन इंतखाबात का कोई चांस लग रहा है आपको होंगे? जी हाँ, गिवन सिनेरियो में जो प्रेशर पड़ा हुआ है, उसमें तो यही है कि ये शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहीं हो जाएँ। और हुँ, मेरा भी ये ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन का कोई ऑर्डर कर देगी कि इसको टाइम फ्रेम या थोड़ा-सा टाइम आगे-पीछे करके करा लें, जैसे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का। ठीक तो है, इलेक्शन मेरा ठीक है। ख़्याल है कि इनको अब कराने पड़ेंगे क्योंकि कराने इसकी पड़ेंगे। रिट जो है ना वो खत्म होती जा रही है हुकूमत की। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक बात बिल्कुल और आखिर एक में जुमला कि जी, आने जी। वाली हुकूमत को फंड नहीं मिलेंगे। जिस तेज़ी से डेवलपमेंट वर्क हुँ, हो रहा है और चीज़ें खर्च हो रही हैं, तो आने वाली हुकूमत हुँ, जो है वो आईएमएफ के पास जाएगी, भाई ₹200 दे दो हमने पैसे देने हैं। तो यही अब होगा, बड़ा मिलेंगे बुरा नहीं। हाल होगा। चलिए आखिर में परवेज़ इलाही साहब को भी ज़रा थोड़ा-सा टच कर लें कि उनका 2000 रिमांड जो है, वो पंजाब असेंबली भर्ती स्कैंडल में दिया गया है। ये है क्या स्कैंडल जी? थोड़ा-सा मुख्तसरन ज़रा बताएँ ज़रा। सर, पंजाब असेंबली का भर्ती स्कैंडल जो ये तो एक ड्रामा है। इसमें अंदर होना चाहिए था तारिक बशीर चीमा साहब को। परवेज़ इलाही को ये हुँ, पता नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद मुन्नस इलाही ने कहीं भर्तियाँ ना करा ली हों। एक्चुअली हाँ, भर्तियाँ एक कंपनी ने करके दी, जैसे लोग रखते हैं ना कि आप हमें रिक्रूट करके दें। हाँ, तो हाँ। उन्होंने भर्तियाँ आउटसोर्स कर दी। आउटसोर्स जिसको की वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड प्लानिंग थी फेडरल इस्लामाबाद की। मिनिस्ट्री हाँ, जी, उसके उसके किसी नौजवान के पास थी। उन्होंने कोई प्राइवेट कंपनी बनाई किसी के ज़रिए से, उसको रजिस्टर भी कराया, उन्होंने भर्तियाँ करके दे दी। अब परवेज़ इलाही बेचारे जो हैं वो बोल कुछ नहीं रहे, डर के मारे कि कहीं बेटा ना मेरा फँस जाए। उनको हुँ, कोई बता भी नहीं रहा है क्योंकि राब्ता ही कोई नहीं है कि भाई इस पे तो तारिक बशीर चीमा साहब को पकड़ोगे, उनके लोगों ने मतलब सारा किया है और इसकी हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी हैं और मुझे ये भी पता लगा है कि सेम बात जो मैं कर रहा हूँ, वो पंजाब के जो साबिक डीजी एंटी करप्शन थे, उनको उस ज़माने में जो हाउसिंग मिनिस्ट्री की एक डायरेक्टर थी, उन्होंने फ़ोन करके बताई भी हैं। क्योंकि उन्होंने अच्छा। मुझे बताया जो हाउसिंग मिनिस्ट्री में थी, उन्होंने बताया कि जी ऐसा काम चल रहा था। तो बहरहाल हुँ, हाँ, तो ये उनके तो कमरे से ये 45 लाख रुपए बरामद करके करप्शन के किए, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए अपनी इनकम अपना शो की हुई है असासे। अपने असासे हाँ, हाँ और उनकी बेगमात के भी असासे हैं काफ़ी। बहरहाल इस पे सिलसिला जो है वो गुफ्तगू का जारी रहेगा। सोहेब भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी और मज़ीद स्कैंडल्स के साथ बात होगी और आपके साथ जो है वो राब्ता जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।